और यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, कई दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि साइंस की वीडियो लाइए, साइंस की वीडियो लाइए। आज फाइनली मैं फिर से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्लास 5 लेके आ रहा हूँ। इससे पहले 4 क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और साइंस की अगर बात करें तो चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, वहाँ बायोलॉजी का थोड़ा जो पोर्शन होता है वो जनरली हाई देखा जाता है। खासकर जैसे बीपीएससी हो गया आपका, बीपीएससी जैसे एग्जाम में आप देखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपको कहीं न कहीं अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी के देखने को मिलते हैं। तो ये 5वां क्लास है बायोलॉजी का। इससे पहले की अगर 4 क्लासेस आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। और आज की क्लास में भी हम टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेज हैं उसमें जैव विकास हमने सॉल्व किया। और जो बायोलॉजी की शाखाएँ होती हैं अलग-अलग, जैसे कि आपने देखा होगा पीसी कल्चर हो गया और भी कई तरह विटीकल्चर, सेरीकल्चर ये सब होता है, वो सब हमने पढ़ रखा है। कहाँ किसका अध्ययन किया जाता है, उसके बाद जैव विकास हमने पढ़ा। और फिर हम टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकृत विज्ञान में 1 या 2 क्लासेस किए हैं, 2 क्लासेस आई थिंक, और ये तीसरी क्लास होगी वर्गीकृत विज्ञान की। और पूरी बायोलॉजी की ये 5वीं क्लास है। तो क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलेगी अब निश्चित तौर पर। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर का ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसके साथ ही साथ कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन पर। इससे पहले मैं बता दूं कि टैक्सोनॉमी के यानी वर्गीकी के मैंने 100 क्वेश्चन आपको कराए हैं पिछले पार्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 101 से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 101 है। इससे पहले कि मैंने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ऑप्शन है आपके पास कोबरा, वाइपर, अजगर या फिर कोरल स्नेक। कोबरा और वाइपर का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही डेंजर है। कोरल स्नेक ही वैसा ही होता है, विषैला सांप है यह। और आपसे पूछा गया था कौन सा जहरीला नहीं है, निश्चित तौर पर इसमें अजगर आंसर होगा। आप याद रखिए, किसी भी सर्प की अगर पेट पर इस तरीके के सल्क पाए जाते हैं जो ऐसे आयताकार या फिर राउंड टाइप का होता है, तो जनरली वह विषहीन होता है यानी कि जहरीला नहीं होता है। देखेंगे यदि सांप की निचली या उदर उदर यानी पेट की सतह पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं तो वह विषहीन होता है। ऐसे ही उदर सल्क पतले किंतु यदि चौड़ाई तक फैले ना हो तो ऐसी अवस्था में भी वो सर्प विषहीन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अजगर को मान लीजिए। अगला क्वेश्चन 1993 आईएएस प्री में आया। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान यानी होमोलोगस हैं? ऑप्शन है मछलियों के विद्युत अंग के समान है यानी विष ग्रंथियां। जो सर्पों की विष से रिलेटेड ग्रंथियां हैं, ऐसी ग्रंथियां जो विष का उत्सर्जन करती हैं, वो किसके जैसी हैं? किसके अंग के जैसी हैं? यानी कि वैसा ही अंग किस में देखा जाता है? मछलियों के जो विद्युत अंग होते हैं उनके जैसा है, या रे मछलियों के दंश जैसा है, या स्तनियों की वसा ग्रंथियों जैसा, या फिर कशेरुकी जो प्राणी होती हैं उनके लार ग्रंथियों के जैसी। तो ये याद रखिए दोस्तों, सर्पों की जो विष ग्रंथियां होती हैं वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे कि कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेशन भी देख सकते हैं आप दोस्तों, सर्पों की जो विष ग्रंथियां होती हैं ये कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां यानी कि जो लार ग्रंथियां के होमोलोगस, होमोलोगस का मतलब उसके समांग यानी कि एक समान अंग, उसी टाइप का अंग होता है। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही एक परिष्कृत रूप है, इसीलिए लार ग्रंथियों के समांग उसको माना जाता है। अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 103 है। सांप के जहरीले विष दंत कैसे होते हैं? आपको बताना है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, यानी किसका रूपांतरित है? ऑप्शन है चिबुकास्थी दंत के, या तालु दंत के, या श्वानीय दंत के, या फिर जंभिका दंत के। हमने यहाँ पर एक चीज अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो, कि सांप का विष वास्तव में उसकी लार ग्रंथि का ही परिष्कृत रूप है। तो लार ग्रंथि जनरली किससे जुड़ा होता है? जीभ से। तो जंभिका दंत यहाँ पर ऑप्शन डी। इस तरीके से आप याद रखिए, ऑप्शन डी। सांप का जहरीला जो विष दंत होता है वो किसका रूपांतरित रूप है? जो जंभिका दंत है उसका रूपांतरित रूप है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक्सप्लेनेशन में, विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े में मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, जो कि प्रायः 1 जोड़ी की बात की गई है, बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत यानी कि जो
पॉइजन फैंग्स हैं, तालू से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत यानी कि जंभिका दंत, इंग्लिश में क्या है, मैक्सिलरी दंत, ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों यानी कि पॉइजन ग्लैंड्स से संबद्ध होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है एक शब्द में कि सांप के जो जहरीले विष दंत होते हैं वो जंभिका दंत यानी कि मैक्सिलरी दंत का ही रूपांतरित रूप है। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में बात करें, यूपीएससी प्री 2024 का सवाल है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, तितली, मत्स्य, मंडूक यानी मेढक, इनमें से कितनों में विषाक्त जातियां हैं, यानी कि विष युक्त जातियां या जहरीली जातियां कितने में हैं? क्या तितली, मत्स्य यानी मछली और मेढक सभी में विष वाली जातियां हैं यानी जहरीली जातियां हैं जिसमें विष पाई जाती है, या फिर कोई ऐसा भी है इसमें जीव जिसका कोई भी ऐसा जाति नहीं है जो विषाक्त हो? अब आपको तितली में देखना होगा, क्या तितली का कोई ऐसा जाति है जो विषाक्त हो? क्या मछली में ऐसा जाति है? बिल्कुल है, मछली में कई सारी मछलियां हैं जो विषयुक्त होती हैं, मेढक में भी कई सारे ऐसे मेढक हैं, और तितलियों में भी कई तितलियां होती हैं जो विषाक्त होती हैं। तो यहाँ पर तीनों ही सही है और तीनों में ही विषाक्त जातियां पाई जाती हैं, सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। और लेटेस्ट क्वेश्चन है आईएएस प्री का, आप देख सकते हैं। आप जैसे तितलियों में देखेंगे, कई तितलियों का विकास वास्तव में पॉइजनस प्रजातियों के रूप में हुआ है। तितलियां सामान्यतः उस पौधे से विष प्राप्त करती हैं जिसे वे लार्वा यानी कैटरपिलर के रूप में खाती हैं, और कभी-कभी विषैले होते हैं, यानी कि जो लार्वा विषैले होते हैं उनको खाने से वो भी विषाक्त हो जाती हैं, और ये इन विषों को संचित करती हैं, यानी कि जो कैटरपिलर को वो खाती हैं, अगर वो विषाक्त है तो उससे जो विष इनको प्राप्त होता है उसको भी ये स्टोर करती हैं। और ये जो विष है यानी टॉक्सिन्स हैं, ये वयस्क तितली के शरीर में बने रहते हैं। विषाक्त तितली प्रजातियों में जैसे आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, तो अफ्रीकी जायंट, स्वैलोटेल, फिर अटाला तितली और मोनार्क इसमें शामिल हैं, जो विषाक्त प्रजातियां हैं तितलियों की। मछलियों की अगर हम बात करें तो मछलियों में आप देखेंगे मछलियों की भी कई प्रजातियां विषाक्त हैं। विषाक्त मछलियों में ऐसे विष होते हैं जो इन मछलियों को खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र द्वारा नष्ट भी नहीं हो पाते हैं। जैसे पफर मछली की प्रजातियां विश्व की सबसे विषाक्त मछलियां मानी जाती हैं। तो सबसे विषाक्त जो मछलियां हैं वो है पफर मछली की प्रजातियां, और ये गोल्डन डार्ट मेढक के बाद दूसरी सबसे विषाक्त कशेरुकी जीव है। यानी कि गोल्डन डार्ट जो मेढक होता है ये सबसे अधिक विषाक्त कशेरुकी जीव है, उसके बाद दूसरा स्थान है पफर मछलियों की। कई मछलियां विषैली भी होती हैं, जैसे रीफ स्टोनफिश है, विश्व की सबसे विषैली ज्ञात मछली है। विश्व की, देखिए अब यहाँ पर पफर मछली की प्रजातियों की बात की गई है जो विषाक्त मछलियां थी सबसे अधिक, लेकिन सबसे अधिक विषैली मछली की अगर बात की जाए, यहाँ प्रजाति की बात नहीं की जा रही है, उस विशेष मछली की नाम पूछा जा रहा है, तो ये रीफ स्टोन फिश है जो कि विश्व की सबसे विषैली ज्ञात मछली है। अब बात करें हम मेढक की, तो मेढक में आप देखेंगे विषाक्त मेढक अपनी त्वचा में शराब विषों का उत्पादन एवं संग्रह करते हैं। शराब का मतलब क्षार युक्त, ठीक है, एल्केलॉइड टॉक्सिन्स, इसका संग्रह करते हैं जिसके कारण उन्हें छूना भी हानिकारक होता है, क्योंकि वो अपने त्वचा पर इसको स्टोर करते हैं, उसका प्रोडक्शन वो अपनी त्वचा पर ही करते हैं, स्किन पर, इसलिए बाहर से टच करने पर भी उससे हानि हो सकता है। इन्हें सामान्यतः पॉइजन एरो मेढक या पॉइजन डार्ट मेढक कहा जाता है। तो इस प्रकार तीनों में ही पॉइजनस प्रजातियां पाई जाती हैं। सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये भी आईएएस प्री 2019 का सवाल है। पहला ऑप्शन है आपके पास, या पहला कथन है, समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं। कच्छप यानी कछुआ, मछली की कुछ ऐसी जातियां हैं जो शाक भक्षी होती हैं। शाक भक्षी का मतलब यहाँ पर शाकाहारी से है। फिर समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, और सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक यानी विविपेरस होती हैं। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि क्या कुछ समुद्री कछुए ऐसे हैं जो शाकाहारी होंगे? निश्चित तौर पर हैं ऐसे कछुए, ठीक है, सारे मांसाहारी नहीं होते हैं।
और मछलियों में कुछ ऐसी जातियां हैं, छोटी मछलियां भी कई सारी ऐसी हैं जो शाकाहारी हैं। समुद्री स्तनपाइयों में जैसे समुद्री गाय भी होती है, वो भी एक समुद्री स्तनपाई है यानी मैमल है, वो भी शाकभक्षी होती है, तो ये भी सही है यहाँ पर। और अभी तक के ऑप्शन में आप देखेंगे कि 1 से 3 तक जो जिसमें 1, 2, 3 तीनों सही दिया हो ऐसा केवल ऑप्शन डी ही है। हालाँकि चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। साँपों की कुछ जातियाँ ऐसे हैं जो सजीव प्रजक हैं। सजीव प्रजक का मतलब होता है जो सीधे-सीधे बच्चे को जन्म दे। यानी कि अंड प्रजक एक जो अंडे को पहले जन्म देता है और अंडे से बच्चे की प्राप्ति होती है और डायरेक्ट अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसको सजीव प्रजक हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। समुद्री कच्छपों में जैसे सेलोनिया मियाडिस ये शाकाहारी कच्छप है जो शैवाल और समुद्री घासों को खाती है। इसी तरह मछलियों की बात करेंगे तो कुछ प्रमुख प्रजातियां होती हैं ऐसी जैसे सर्जन फिश, पैरेट फिश ये शाकाहारी हैं। ऐसे ही समुद्री स्तनपाई में जैसे समुद्री गाय है, डुगांग है, ये शाकाहारी होते हैं और सांपों की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रीन एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर्स ये बच्चे को जन्म देते हैं अर्थात ये सजीव प्रजक होते हैं, जबकि अधिकांश सर्प जो होते हैं वो अंडे उत्पन्न करते हैं। तो अगला सवाल है आपके पास, डॉग शाकाहारी जानवर है, क्या यह सही है या गलत है? निश्चित तौर पर गलत है। डॉग आप देखे होंगे कि हड्डी को देख के ही उसका जीव खरा हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। वो हर्बीवोरस नहीं है, वो मांसाहारी जीव है। हालांकि शाकाहारी चीजें भी खाता है। अगला है यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? बहुत ही पहले बहुत बार आपने अपने स्कूलों में जो जनरल नॉलेज की बुक्स आती थी, लोग विज्ञापन करने आते थे, वहां ये जरूर देखा होगा। जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों वो है रेफलेशिया। रेफलेशिया यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है और ये उस समय 1994 यानी कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके जन्म वर्ष के समय में ये पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प उस समय भी रेफलेशिया था, अभी भी रेफलेशिया है। इस प्रजाति का सदस्य रेफलेशिया आर्वॉल्डी है। मुख्यतः यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और बेंगकुलू के वर्षा वनों यानी रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसकी जो व्यास है वो मैक्सिमम 1 मीटर तक हो सकता है और इसका वजन 11 से 15 केजी तक होता है, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी बड़ा होता है, एक मनुष्य के साइज़ से, हाइट से भी ज़्यादा इसका हाइट और लंबाई चौड़ाई होता है। यह पौधा पूर्ण मूल परजीवी यानी कि टोटल रूट पैरासाइट है, जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर और पौधे का शेष भाग मिट्टी के नीचे होता है। अगला सवाल है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? यानी मिट्टी में किसकी कमी होती है तो कीटभक्षी पौधे उगते हैं। अब 2 ऑप्शन जो आपको नहीं दिखता है मैं 1 मिनट में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों, पहला तो हमने देखा कि मिट्टी में कीटभक्षी पौधे किसकी कमी से उगते हैं, यानी इनमें से किसका कमी होता है मिट्टी में तो वहाँ कीटभक्षी पौधे उगते हैं। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम। ध्यान रखिए दोस्तों, कीटभक्षी पौधे वहीं उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और वहाँ जो भी कीट ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, उन कीटों को ये उनका भक्षण करते हैं और उसी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी सही। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बीपीएससी प्री 2022 का सवाल है। कीटभक्षी पौधे नेपेंथिस ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है जो कि आईएएस प्री 2008 का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो आप देखेंगे ऑप्शन में दोस्तों, पहला है पैशन फ्लावर पादप, दूसरा है घटपर्णी, तीसरा है रात की रानी यानी नाइट क्वीन और अगला है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। सवाल था कीटहारी, कीटहारी यानी कीटों को हरने वाला। आपने सुना होगा घटपर्णी के बारे में, घटपर्णी यहाँ पर सही उत्तर है। घटपर्णी देखिए ऐसा इसलिए इसको कहा जाता है कीटहारी। कीटहारी का मतलब क्या है कि जिसकी ओर कीट अट्रैक्ट हो, तो इसको घटपर्णी यानी पीचर प्लांट बोला जाता है। ये पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे यानी कीटभक्षी के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में जो कीट फंसे होते हैं उसमें एकत्रित विषैले द्रव से वो मर जाते हैं, यानी कि जो पौधे में विषैला द्रव उपस्थित रहता है उसके कारण। अगला सवाल फिर से उसी से रिलेटेड है। घटपर्णी
निम्नलिखित उसके घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट यानी पिचर के रूप में रूपांतरित होता है? तो ऑप्शन है आपके पास स्तंभ, अनुपर्ण, पर्णवृंत या फिर पत्ता। ये सबसे पहले तो यहाँ पर एक दो चीजें आप समझ लीजिए अगर नहीं पता है तो। जैसे घट यानी पिचर, पिचर क्या होता है? सुराही जैसा, इस टाइप से। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि पिचर प्लांट जो होता है उसका कौन सा भाग घट यानी सुराही जैसा या पिचर जैसा रूपांतरित होता है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो पिचर प्लांट का जो पत्ता होता है दोस्तों, वही सुराही जैसा इस तरीके का रहता है, और इसी में जब कीट अंदर जाते हैं तो उसी में फंस जाते हैं, या उसमें जो लिक्विड होता है, जो विषैला द्रव रहता है, उसके कारण वो उसी में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए इसको कीट भक्षी भी बोला जाता है, और जो पत्ता होता है वही इसका रूपांतरित रहता है। आप यहाँ पर पहले मैं आपको डायग्राम एक दिखाता हूँ, जिससे आप ये क्लियरली समझ पाएँ। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये जो है ये उसका पत्ता है, और यही रूपांतरित हुआ है, इसी के अंदर वो लिक्विड रहता है, जिसके अंदर जब कोई कीट जाता है तो वो वही लिक्विड के कारण उसकी डेथ हो जाती है। डायग्राम में देख सकते हैं जैसे ये एक चींटी जो है वो इसके अंदर जा रही है और तैयारी कर रही है किस चीज की? अब लिक्विड में जैसे ही टच करेगी वैसे ही इसका काम तमाम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। घटपर्णी जो है ये मांसाहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाती है। इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक यानी लेमिना कलश युक्त सुराही यानी घट, जिसको पिचर बोलते हैं, की भांति विकसित होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्ण द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है। तो सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? यीस्ट, किण्वन, कैसिन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा, आवृत जीवी और घटपर्णी यानी कि नेपेंथेस, ये परजीवी या फिर आवृत जीवी। तो यहाँ पर हमने देखा ही था अभी घटपर्णी के ही बारे में। यह निश्चित रूप से परजीवी नहीं है। परजीवी का मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाला, अपना भोजन जो स्वयं नहीं बनाता हो। ये स्वपोषी की कैटेगरी में भी आता है क्योंकि यह पौधा है और यह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस भी करने में सक्षम है, इसलिए इसको हम स्वपोषी बोलेंगे, ना कि परजीवी बोलेंगे। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, जो नेपेंथिस यानी कि घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना सकता है, और यह ऐसे स्थान पर उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर कर लेता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी है, कीटों का भक्षण करने वाला? नेपेंथिस, अभी हमने देखा नेपेंथिस यानी घटपर्णी का पौधा कैसे कीटों का भक्षण करता है, कौन कौन से जतन करता है, इसके लिए सारी चीजें तमाम हमने पढ़ ली। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। और ये हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि नेपेंथिस एक कीट भक्षी पौधा है जो शाक होता है, यानी कि ये खुद एक हर्ब है, शाक है, लेकिन खाता है मांसाहारी चीजें, यानी कि कीटों का भक्षण करता है। और यह खासकर दलदली या अधिक नम जगहों में उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें घरे यानी कि सुराही जैसी संरचना होती है, मैंने दिखा ही दिया, जो पत्ती का ही रूपांतरित भाग होता है, जिसे घट यानी कि पिचर कहते हैं। घट का किनारा अंदर की ओर मुड़ा होता है, आपने देखा था कि इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसा था, जो अंदर की ओर मुड़ा होता है, और मुख द्वार पर बहुत सी मधु ग्रंथियां होती हैं, मधु ग्रंथियां, जिससे और आकर्षित होकर के जो कीट होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और यहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं इसका मुख बंद हो जाता है। तो मधु ग्रंथियों एवं पाचन ग्रंथियों की रचना समान होती है। नेपेंथिस कीड़ों मकोड़ों की मधु ग्रंथियों द्वारा आकर्षित करता है, जिन्हें घट में पाए जाने वाले पाचन द्रव्य द्वारा पचा लिया जाता है। सवाल है दोस्तों फिर से नेपेंथिस से संबंधित कि नेपेंथिस यानी कि घटपर्णी नामक दुर्लभ और आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में अगर हम बात करें दोस्तों तो इन सारे जगहों में यह मेघालय में पाया जाता है। मेघालय स्टेट में घटपर्णी देखा गया है। तो मेघालय की जो गारो और खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर घटपर्णी के पौधे पाए जाते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे हल्दी के बारे में है दोस्तों। सवाल है हल्दी से संबंधित, और आपको इसका जवाब देना है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? यानी हल्दी जड़ है, फल है, पुष्प है, कली है, या फिर तना? वही उत्तर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तना है, ऑप्शन बी। देखेंगे दोस्तों तो पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी यानी टर्मेरिक के
पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है वो प्रकंद यानी राइजोम है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। तो ये वानस्पतिक नाम इसका याद रखिएगा। यह कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इसका जो कुल है वो है जिंजीबरेसी। तो फैमिली भी इसका याद रखिए, कुल इस कुल के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल जो है उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग यानी हल्दी का उपयोग औषधि, मसाले और रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। अगला सवाल 17वीं बीपीएससी का, जो कि 2024 में पूछा गया है। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त की जाती है? यानी हल्दी पौधा का कौन सा भाग है जिससे हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? सूखा आधार, सूखी जड़, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर बीज? क्या था पिछले क्वेश्चन में दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि हल्दी जो होता है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है। तने में किससे? प्रकंद से। और यहाँ पर एक चीज हमने ये भी देखा था कि अब चूंकि हल्दी तने से प्राप्त होता है तो हल्दी पाउडर किससे प्राप्त होगा? सीधा सा बात है, तने से ही प्राप्त होगा। वही होगा कि उसको सुखा करके फिर उसको पीस लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि तना कहीं पर भी ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। एक्सप्लेनेशन में भी आप देखेंगे हल्दी पाउडर हल्दी के पौधे के भूमिगत तने अर्थात प्रकंड से मिलता है, और हल्दी के पौधे के तने को काटकर बाहरी परत को हटाकर बचे हुए तने को सुखाकर और पीसने से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है। अगला सवाल, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद अभी हमने देखा। अगर प्रकंद ऑप्शन में नहीं रहता तो तना जरूर मिलता आपको। अगला सवाल फिर से सेम टाइप का है, यूपी आरओ एआरओ का भूमिगत जो हल्दी का भूमिगत तना है वो किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है बल्ब, ट्यूबर, कॉर्म, या फिर राइजोम। अभी हमने देखा राइजोम, जिसको हिंदी में हम प्रकंद बोल रहे हैं, वही राइजोम है। और यही तने को आप राइजोम भी बोल सकते हैं या फिर प्रकंद, जो खाने लायक हिस्सा होता है। तो अगला सवाल फिर से आप देखेंगे, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न अधोभूमि यानी अंडरग्राउंड उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आलू, बांडा, शकरकंद, या फिर जिमीकंद? इसमें से कौन सा जड़ है ये आपको बताना है। आलू है, बांडा है, जिमीकंद है, या शकरकंद है? तो आपको शकरकंद, सॉरी शकरकंद नहीं शकरकंद सही उत्तर होगा दोस्तों, शकरकंद यानी कि ऑप्शन बी। ये एक रूपांतरित जड़ है जो जमीन के अंदर रहता है, वो तना नहीं है, याद रखिएगा। शकरकंद कांगवोलवुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है, यानी कि इसमें पुष्प होता है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने की पर्व संधियों से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती हैं, जिसका उपयोग आगे सब्जियों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अन्न तना नहीं है? यानी कि किसके तने का उपयोग नहीं किया जाता है? शकरकंद, अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है। गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है, यानी तने का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अदरक का भी तना, हल्दी का तना, आलू का तना, गन्ने का तना, इन सब का तना इस्तेमाल होता है, जड़ नहीं। और शकरकंद जो है इसमें जड़ का इस्तेमाल होता है, न कि तने का, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तना है? सलजम, अदरक, शकरकंद, या गाजर? अभी हमने देखा था अदरक, आलू और गन्ना ये सारे तना का उदाहरण है, यानी कि इसमें जो यूजेबल चीजें हैं या फिर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तना है। बाकी के जो ऑप्शन है आपके पास सलजम, गाजर और शकरकंद, यहाँ पर तना का उपयोग नहीं होता है। भी देख सकते हैं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह अंग तना है, जबकि सलजम, गाजर और शकरकंद ये जड़ों की श्रेणी में आते हैं। यानी सलजम, गाजर और शकरकंद इनकी जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है खाने के रूप में। अगला सवाल बीपीएससी प्री 2020 का सवाल है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप में बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो देखिए तना है, इसका कारण है कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं जो कि तने में ही पाए जाते हैं, न कि जड़ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे नोड्स और जो इंटरनोड्स होते हैं इनकी उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है, क्योंकि यह तना का ही एक लक्षण होता है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं।
ध्यान दीजिएगा, जहां भी नोड और इंटरनोड हो उसको हम तना ही मानेंगे, जड़ नहीं मानेंगे। जड़ में सीधे जड़, जैसे मान लो ये एक जड़ है तो इससे की शाखाएं जड़ के रूप में ही निकलती हैं। लेकिन अगर तना है तो नोड्स ऐसे निकलते हैं, जैसे मान लो ये अदरक है तो इसमें छोटा सा ऐसे निकल जाएगा, इधर से निकला रहता है, इधर से ऐसा आपने देखा होगा। अगला आपको मिलाना है, मिलान करना है, और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। प्रकंद यानी राइजोम, फिर स्तंभ कंद, सल्क कंद और घन कंद। प्रकंद इसमें से कौन सा है? हमने पढ़ा था दोस्तों कि प्रकंद, जैसे हल्दी जो था वो भी प्रकंद है। तो हल्दी से मिलता जुलता यहाँ पर आप देखिए क्या, तो अब हल्दी से मिलता जुलता इसमें अदरक है, तो हम सीधे लगा देंगे कि जो प्रकंद है ये अदरक है। तो ए को हमने 3 में मिला दिया। अब ए का 3 जहां है वही सही हो सकता है, यानी कि अभी भी हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आगे देखिएगा, स्तंभ कंद यानी ट्यूबर किसका इस्तेमाल होता है? आलू का, याद रखिएगा। तो इसको हम 4 में मिलाएंगे, तो ए को हमने 3 में मिलाया था और बी को हम 4 में मिला रहे हैं, इसलिए ये और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचता है अपने पास 2 ऑप्शन, ए को 3। अब सी की बात करें, सल्क कंद, सल्क किसका उपयोग होता है? देखो बल्ब इस्तेमाल होता है किसका? लहसुन का। तो सी को हमें 1 में मिलाना है। अब सी का 1 यहाँ पर इकलौता है, क्योंकि इसमें तो 2 है, तो ये गलत हो गया। और फिर डी को 2 में मिला देंगे, यानी कि घन कॉर्न किसका इस्तेमाल होता है? सूरन का, जिमीकंद का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, और ये सही मिलान आप यहाँ देख सकते हैं। प्रकंद हो गया अदरक, स्तंभ कंद आलू, सल्क कंद लहसुन और घन कंद हो गया जिम्मी कंद सूरन। अगले सवाल पर आते हैं, 123 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन है गाजर, नारियल, शकरकंद या फिर आलू। तो रूपांतरित स्तंभ, अभी हमने देखा था ना आलू के बारे में कि आलू स्तंभ कंद ही है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आलू सही उत्तर होगा, क्योंकि स्तंभ जो रूपांतरित है वह आलू ही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आप ये चीज एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। पोटैटो एक अंतः भौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद यानी ट्यूबर है, जिसमें भोजन का संचय होता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं यानी बड्स पाई जाती हैं। आलू में कई सारे, जैसे जिसको आंख सामान्य तौर पर गांव में बोला जाता है, ऐसे रहता है, जहां से आलू का पौधा भी बाद में निकलता है बीज के रूप में, जब हम बोते हैं तो उसको बड्स बोलते हैं, जो वृद्धि कर नए पौधे के रूप का रूप ले लेती है। क्वेश्चन देखिए, देखिएगा दोस्तों, आलू क्या है? मूल है, कंद है, फल है या सलकंद है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि आलू स्तंभ कंद है, स्तंभ कंद। अब देखो फल तो नहीं है, सब्जी के रूप में इस्तेमाल होता है, मूल भी नहीं है, और सल्क कंद तो था, लहसुन आपका सल्क कंद भी नहीं है। तो इकलौता ऑप्शन सी बचता है, जिसको हम सही लगा सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, आप देखेंगे मटर क्या है? शाक है, हर्ब है, झाड़ी है, पुष्प है, या इनमें से कोई नहीं? तो निश्चित तौर पर यह हर्ब है, यानी कि शाक है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। मटर के बारे में ध्यान दीजिएगा कि जो पी प्लांट होता है मटर का पौधा, यह द्विबीजपत्रीय, शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसे इसमें सहारे के लिए प्रतान यानी टेंड्रिल पाए जाते हैं। यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 126 है, ये आईएएस प्री 2024 का सवाल है, आप देख रहे हैं। निम्नलिखित पौधों पर विचार करना है, मूंगफली, सोयाबीन, कुल्थी यानी हॉर्स ग्राम। इसमें आपको बताना है कितने मटर कुल के हैं, यानी मटर से रिलेटेड या मटर टाइप के हैं, ये आपको बताना। आपको सीधे दिमाग लगाना है कि जिस तरीके से मटर होता है कि बीच से ऐसे हटा करके उसके जो बाहरी आवरण होता है और बीच से उसके मटर के दाने निकाले जाते हैं, वैसे और किसमें होता है? मूंगफली भी लगभग वैसा ही होता है, और सोयाबीन भी वैसा ही सिस्टम है, हॉर्स ग्राम का भी वही हाल है। इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि ऑप्शन सी सही है। तीनों आप डिटेल एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। फैबसी या मटर कुल आवृतजीवी पादपों के तहत एक वृहद कुल है। इसे सामान्य तौर पर लेग्यूमिनेसी या लेग्यूमिनोसी कुल के रूप में भी जाना जाता है। इस कुल के पौधों को लेग्यूम या फिर फलीदार पौधे, यानी जिसमें फलियां होती हैं, कहा जाता है। ये विश्व भर में व्यापक रूप में पाए जाते हैं। मूंगफली एक लेग्यूम फसल है जिसमें या जिसे मुख्यतः इसके खाद्य बीजों के लिए उगाया जाता है। बीजों को जिसको खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह फेबेसी या लिग्यूमिनोसी कुल का पादप है, जिसे सामान्यतः फलीदार बीन्स मटर कुल के रूप में जाना जाता है। फिर बात करें कुल्थी या फिर हॉर्स ग्राम की, ये मूलतः
उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया की लेग्यूम फसल है जिसे विशिष्ट स्वाद एवं संरचना के लिए जाना जाता है। यह भी फैबेसी या मटर कुल का पादप है। सोयाबीन की अगर बात करें तो यह पूर्वी एशियाई मूल की लेग्यूम की एक प्रजाति है जिसे खाद्य बीन्स के लिए व्यापक रूप से उगाया जाता है और इसके अनेक उपयोग हैं। यह भी फैबेसी या मटर कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, लौंग क्या है? ऑप्शन है तना की गांठें, जड़ की गांठें, बीज हैं या फिर बंद कलियां हैं। लौंग आपको पता होगा कि कली से प्राप्त होता है, इस तरीके का होता है, बीज तो नहीं है और ना ही जड़ है और ना ही तना है, यह कली का सूखा हुआ रूप रहता है। तो यहाँ पर बंद कलियां, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आप देखेंगे क्लोव्स यानी कि जो लौंग होते हैं यह बंद कलियां या फिर पुष्प कलियां हैं, पुष्प कलिका है जिनका उपयोग मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है वो साइजिजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुल यानी फैमिली का जो नाम है इसका वो है मिर्टेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल जो है यानी कि लौंग सबसे पहले कहाँ उगाया गया? इंडोनेशिया को माना गया है कि इंडोनेशिया इसका जन्म स्थल है तथा इसका उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार यानी ओवल साइज की होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी भारत में तमिलनाडु में सबसे अधिक लौंग होता है। जब देखेंगे दोस्तों सेम टाइप का है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? हमने बताया था फूल कली का। आप ये पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैंने बता दिया था। बिल्कुल सेम टाइप का है, यहाँ बंद कलियां या पुष्प कलियां है, तो पुष्प कलियां का मतलब वही हुआ पुष्प यानी फूल। तो फूल कली इसका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? अभी हमने देखा कि लौंग जो होता है वो पुष्प कलिका यानी फूल कली होता है। नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन है और ये कई बार आप देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। फिर से इसमें पूछ रहा है गांठ नहीं होगा, पत्ती है ही नहीं, फूल है, फूल का कली। अगला सवाल आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 131, फिर से सेम टाइप का ही सवाल है और बीपीएससी का है, 2015 में पूछा गया है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पत्ती, तना, बीज नहीं, शुष्क, पुष्प, कली। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सवाल देखिए, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? यानी लौंग जो कि एक मसाला है, यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से, कई बार हमने देख लिया। अगला सवाल जहां आपको मिलान करना है, अदरक क्या है, केसर क्या है, अफीम क्या है और सन यानी जूट क्या है? अदरक के बारे में हमने पढ़ा था कि यह राइजोम है, तो ये तो सही ही है। इसमें देखना है कि गलत कौन सा है। केसर, बताओ केसर क्या बीज होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ऑप्शन बी ही गलत हो गया फिर तो। अफीम, अफीम की डूडी बिल्कुल सही है, जो ओपियम होता है, ओपियम कैप्सूल टाइप का वही होता है। और जूट, तना आप देखे होंगे कि जो तना होता है वही जूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, केसर एक मसाला है जिसे सैफरान क्रोकस के पुष्प की वर्तिका यानी स्टाइल तथा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। तो ये तो फिक्स है कि केसर क्या है, बीज नहीं है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम जो है वो क्रोकस सैटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है। जो बीज बनाने वाला भाग है, यानी कि बीज बनाने वाला वह भाग है लेकिन बीज नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का जो स्वाद होता है वह तीखा होता है। इसमें सैफ्रानाल पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है और इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है केसर के बारे में ही कि केसर किसका सूखा मिश्रण है? पत्ती और तना का? बिल्कुल नहीं, पत्ती का नहीं है। पंखुड़ी और जड़ों का? बिल्कुल भी नहीं। फूल के बीज बनाने वाले भागों का? अभी हमने देखा था कि ये वर्तिका और वर्तिकाग्र और साथ ही साथ ये दोनों ही हिस्सा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, वर्तिका से प्राप्त किया जाता है स्टाइल से। और साथ ही साथ हमने क्या देखा था यहाँ पर कि बीज बनाने वाला जो भाग होता है उससे। यह सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है फिर से कि पौधे और उनके खाद्य भाग के युग में कौन सही है? यानी पौधा और उनका खाने वाला हिस्सा। जैसे अदरक
कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिए, गलत बताना है। अदरक हमने कई बार पढ़ लिया, राइजोम यानी कि प्रकंद, प्याज मांसल पर्न यानी फ्लेसी लीव्स जो होता है, आलू मूल यानी कि रूट, और नारियल यानी कि भ्रूणपोष। देखो नारियल में तो एंडोस्पर्म को ही खाया जाता है, भ्रूणपोष, तो ये तो सही ही है। अदरक हमने पढ़ ही रखा है कि सही है। आलू हमने देखा था कि आलू में जो खाने वाला भाग होता है वो तना होता है, ना कि जड़ होता है, मूल, तो यहाँ पर सी गलत है। प्याज का मांसल भाग ही खाया जाता है, यानी मांस वाली पत्तियां, मांसल पर्न का मतलब, तो वही खाने के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये भी सही है। गलत है यहाँ पर आलू। नेशन भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि आलू का खाने वाला जो भाग होता है वह कंद होता है, यानी कि रूपांतरित तना का ही रूप होता है, न कि मूल, इसलिए यहाँ पर सी गलत है। अगला सवाल, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना, अभी मैंने बता दिया। अगला सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का, हालांकि पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, आज की डेट में बहुत कम देखने को मिलेंगे। कौन सा एक फल है, ये बताना है, इसमें फल कौन सा है? आलू, मूली, शकरकंद या फिर भिंडी? देखिए अगर आपको मैं सीधे तौर पर समझाऊं कि फल क्या होता है, जनरली फल और सब्जी में क्या अंतर है, तो देखिए जिसका फॉर्मेशन फूल से होता है, यानी कि जो फ्लावर से बनता है, और जिसमें सीड्स होते हैं यानी बीज होते हैं, उनको फल माना जाता है। जैसे आलू, मूली, शकरकंद, इनमें आप देखेंगे कि बीज नहीं होता है जनरली देखने पर, और भिंडी जो होता है इसमें बीज होता है, और इसका निर्माण फूल से ही होता है। आप देखे होंगे भिंडी का पेड़, तो फूल में से ऐसे भिंडी निकलता है जब बनता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भिंडी एक फल है, ना कि यह सब्जी है। आप यहाँ देखेंगे कि भिंडी जो है, भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप, यहाँ पर भी साफ क्लियर किया गया है कि ये पुष्पीय पादप है, जिसका वानस्पतिक नाम है एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है, यानी आकार जो होता है भिंडी का वो एक कैप्सूल जैसा होता है, जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है, यानी कि पूरा भाग खाने योग्य होता है। आलू का खाया जाने वाला भाग जो है वो तना है। मूली और शकरकंद का खाने जाने वाला भाग क्या है, या खाया जाने वाला भाग क्या है? जड़ है मूली और शकरकंद का। और आलू में क्या है? यह तना है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सच्चा फल नहीं है, यानी कि कौन इसमें ट्रू फ्रूट नहीं है? ऑप्शन है सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। सच्चा फल और झूठा फल आपने जरूर पढ़ा होगा, फॉल्स और ट्रू फ्रूट। इसमें सीधे तौर पर, और जब भी आपने पढ़ा होगा तो एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले जो देखने को मिला होगा वो सेब ही मिला होगा, तो सेब यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों। सेब जो है वो ट्रू फ्रूट नहीं है, यह एक फॉल्स फ्रूट है। कारण यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, देखिए किसी भी फल का निर्माण अगर अंडाशय यानी ओवरी से होता है तो उसको सच्चा फल बोलते हैं, यानी कि ट्रू फ्रूट बोलते हैं। लेकिन अगर अंडाशय के अलावा उसमें कुछ और भी भाग हो, जैसे थैलेमस जिसको हम बोलते हैं पुष्पासन, तो ऐसे फल को हम बोलते हैं असत्य फल। जैसे में एप्पल हो गया आपका, काजू हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब असत्य फल की कैटेगरी में आता है। अगला सवाल है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है, यानी कि लीची किस प्रकार का फल है? ड्रूप, नट, हेस्प्रीडियम, या फिर एक बीजी बेरी? देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, साधारण तौर पर लीची जो है वो ड्रूप की कैटेगरी में रखा जाता है। ड्रुप क्या होता है? जनरली एक ऐसा फल जिसमें एक अंदर में एक सिंगल और कठोर बीज होता है, और उसके ऊपर मांसल एरिया होता है जिसको खाया जाता है। जैसे लीची हो गया निश्चित तौर पर। आम भी वैसा ही होता है, अंदर गुठली जो होता है ये एक टाइट, एक ही इकलौता बीज होता है, करा बीज होता है, यानी कि टाइट होता है, हार्ड होता है, और उसके बाहर बाहर मांसल एरिया होता है जिसको हम खाते हैं, तो उसको ड्रूप फ्रूट बोलते हैं हम लोग, यानी ड्रूप फल। आप देखेंगे लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है, यह सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रुप है। ड्रुप ऐसे फल को कहा जाता है जिसके बाहरी छिलके और गुदे के अंदर एक सख्त गुठली हो, यानी कि एक बीज हो। गुठली और बीज में बस अंतर यही है कि बीज का आकार छोटा होता है, और गुठली गुठली जो है यह जनरली बीज से बड़ा होता है साइज में। और दूसरी बात है, ड्रुप किसको बोलेंगे? ऐसा फल जिसके अंदर एक सिंगल गुठली हो और वो हार्ड हो, और उसके बाहर बाहर मांसल एरिया रहता है। अगला सवाल है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, यानी कि लहसुन में जो गंध होता है वह किस यौगिक के कारण होता है? देखेंगे दोस्तों, आप ऑप्शन में आपको दिया गया है क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, या फिर एसिटिक अम्ल। आपको बता दें दोस्तों, लहसुन की गंध, गंध से आप याद रखिएगा, गंध से गंधक,
याद रखने योग्य है। और गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को, इसलिए यहाँ पर सल्फर यौगिक ऑप्शन बी सही होगा। और लहसुन के साथ साथ प्याज जो होता है उसमें भी यही रहता है। आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूं। में देखिएगा, गार्लिक की अभिलाक्षणिक जो गंध है, स्मेल है, इसका कारण गंधक यौगिक यानी सल्फर कंपाउंड है। इसके अलावा प्याज, सरसों तेल में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल जो होता है, लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, यानी प्याज को काटने पर क्या निकलता है जिससे हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल या फिर कार्बोलिक कार्बोलिक अम्ल। दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर सल्फेनिक अम्ल। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द आंसर। आप देखिए कि जब प्याज को काटते हैं तो उसमें से सिंथेज नामक एंजाइम निकलता है, और यह एंजाइम प्याज में उपस्थित एमिनो अम्ल यानी कि सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित करता है, जो कि कारण बनता है हमारी आंखों से आंसू लाने का। यह जो अस्थायी सल्फेनिक अम्ल होता है, यह पुनः अरेंज होकर के सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आंखों से आंसू उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर सल्फेनिक अम्ल जरूर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? यानी कि मिर्च जो तीखा लगता है, मिर्च, उसका क्या कारण है? ऑप्शन है लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैरोटीन या फिर एंथोसाइनिन की उपस्थिति। क्या है दोस्तों? यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कैप्सेसिन। याद रखिए, लाइकोपीन टमाटर के लाल होने का कारण है, फिर कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, और दूध का रंग जो पीला होता है उसका कारण भी कैरोटीन ही होता है। आप आगे यहाँ पर देखेंगे कि मिर्च का जो तीक्ष्ण या तीखा स्वाद होता है, यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसको हम कैप्सेसिन बोलते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण होता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो C18H27NO3 है। अब अगला सवाल, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो अभी हमने देखा कि कैप्सेसिन के कारण ही मिर्च तीखा लगता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोस, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रुक्टोज। याद रखिए, फ्रुक्टोज के कारण फल का स्वाद जो होता है वो मीठा लगता है, और ये रेलवे में बहुत बार एग्जाम आया है। फ्रक्टोज को फल का शर्करा भी कहते हैं। इस प्रकार की शर्करा मुख्यतः फलों में पाई जाती है, जिसके कारण, और यह एक शर्करा है लेकिन फल यानी फ्रूट में पाया जाता है, इसलिए इसको फ्रक्टोज बोला जाता है। आप याद रख सकते हैं, इसके कारण फल का स्वाद जो होता है मीठा होता है, और यह एक मोनोसैकेराइड है, यह भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ऑप्शन है लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु यानी साइनो बैक्टीरिया या फिर डाइटम। निश्चित तौर पर डाइटम यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यह एक कोशीय डाइटम जीव समूहों का प्रयोग जो होता है वह सोलुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। देखिए, सहतूत जो है, सहतूत का फल है किस प्रकार का? सोरोसिस, समाग, साइकोनस या फिर नट। नट तो नहीं है, तो सीधे ही बात। सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है सोरोसिस यानी कि ऑप्शन ए। आप यहाँ देखेंगे सहतूत का जो फल होता है वह सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या फिर मिश्रित फल है। अनानास और कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं। आप अगला सवाल देखिएगा, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? यानी कौन सा ऐसा रेशा है जो पौधे के तने से नहीं बनता है? सन, पटसन, जूट या फिर कपास। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कपास, क्योंकि सन, पटसन और जूट जो है वो तना से ही बनते हैं, जो पेड़ का तना होता है उससे। देखिएगा, सन, पटसन और जूट तनों के रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, यानी कि तनों के जो छिलके होते हैं बेसिकली उनको उतार करके और पानी में भिगोया जाता है, और भीगने के बाद उसको छिलके को उतार लिया जाता है, और उससे जो रेशा बनता है वही होता है। जबकि कपास यानी कॉटन की बात करें तो फलों में स्थित जो बीज होता है उसके अंदर से इसे प्राप्त किया जाता है, और यह भी दो प्रकार की होती है। एक बड़ी, जिसे लिंट रेशा
यानी कि लिंट फाइबर कहते हैं, और दूसरी जिसे जो दूसरी छोटी वाली होती है उसे फज रेशा यानी फज फाइबर बोलते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, यानी कि इसमें से किसको मानव ने बनाया है? सिकल सीरियल या फिर पोमैटो या ट्रिटिकेल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मानव निर्मित है दोस्तों ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। है यहाँ पर कि ट्रिटिकेल जो है यह मानव निर्मित अनाज या फिर धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, यानी यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे संकर पौधे को वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं यानी कि ट्रिटिकम गेहूं का वैज्ञानिक नाम और राई यानी कि सिकेल को परस्पर संकरण कराकर तैयार किया है। इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग यानी परागकण का उपयोग किया जाता है और इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। किससे? ट्रिटिकेल से। तो ट्रिटिकेल जो है वो प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होता है। आप देखिएगा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो अभी हमने देखा ट्रिटिकेल। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 150 नंबर क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। बाकी फिर लास्ट एक और वीडियो आएगी जिसमें हम इस चैप्टर के यानी कि टैक्सोनॉमी के रेस्ट क्वेश्चन करेंगे। आप देखिएगा, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? यानी ऐसा सतह जहां मिट्टी नहीं है उस पर इनमें से कौन से जीव पाए जा सकते हैं या जीवित रह सकते हैं? फर्न, मॉस, लाइकेन या फिर छत्रक। लाइकेन तो निश्चित तौर पर हो सकता है मृदा विहीन पर, और बाकी बात करें मशरूम आपने देखा होगा, छत्रक ये तो ज्यादातर हालांकि भुरभुरी मिट्टी में पाया जाता है लेकिन मिट्टी आवश्यक है इसके लिए भी। बचता है फर्न और मॉस। फर्न भी बिना मिट्टी के नहीं रह पाएगा, मॉस रह सकता है। देखो, दो तो एकदम फिक्स है कि दो सही होगा, तो जहां भी जिस ऑप्शन में दो नहीं है वो तो गलत हो गया। दो के साथ तीसरा भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी को हम सही लगाएंगे। आप यहाँ डिटेल में देखिएगा दोस्तों, लाइकेन थैलोफाइटा समूह का सदस्य है जो कवक और शैवाल दोनों के परस्पर एक साथ मिलने से बनता है, जिसमें कवक और शैवाल दोनों का कार्य अलग अलग होता है। कवक जो होता है यह खनिज पदार्थ उपलब्ध कराता है शैवाल को, और शैवाल जो है वो भोजन तैयार करता है। तो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और दोनों का जो संयुक्त रूप है वह लाइकेन होता है। इसमें कवक और शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक खनिज, लवण एवं विटामिन शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। अब इसमें लाइकेन मृदा विहीन चट्टानी सतहों सहित वृक्षों की छाल पर भी इसको देखा जाता है। लकड़ी, पुरानी दीवारों, धातु, प्लास्टिक आदि पर भी यह विकसित हो सकते हैं। इस तरह लाइकेन का विकास मिट्टी के बिना भी हो सकता है, यानी कि इसके विकास के लिए मिट्टी आवश्यक नहीं है। मॉस एक बिना पुष्प वाला पौधा है जिसमें तने एवं पत्ते होते हैं केवल, तथा बीजाणु यानी स्पोर्स उत्पन्न करते हैं ये, परंतु इनमें कोई स्पष्ट जड़ नहीं होता है और जड़ नहीं होने के कारण यह बिना मिट्टी वाले स्थल पर भी पाए जा सकते हैं। छाया एवं नमी मिलने पर यह कहीं भी उग सकते हैं। इन्हें भी जीवित रहने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, ये आखिरी सवाल था इस वीडियो का। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 151 से आगे 197 या फिर 198 जहां तक भी क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।